हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है जो अपील के लेकर कुछ गाइडलाइंस डाले गए हैं। कुछ एक नया तरह का उन्होंने डायरेक्शन टाइप का इसमें दिया है। मैं नया तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर 41 जो होता है सीपीसी का, उसका यहाँ पर किया गया है। तो जिनका भी केसेस चल रहा है, सिविल केसेस चल रहा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उस केस लॉस पे जाने से पहले हम समझने की कोशिश करें कि ऑर्डर 41 सीपीसी का होता क्या है, क्योंकि वही तो क्रस है पूरे जजमेंट का। तो ऑर्डर 41 सीपीसी का अगर देखा जाए तो वो अपील की बात करती है। जैसे ही सिविल सूट का डिक्री हो जाता है तो उसके बाद अपील फाइल करता है, कोई भी एक पार्टी अपील में जाता है। तो जब अपील में फाइल करते हैं तो हमें ऑर्डर 41 के तहत में जो प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसीजर जो होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील बकाया बनाया जाता है, उसके बाद में आपकी अपील फाइल होती है। यहाँ पर अगर मैं अपील की बात करूँ तो इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस की भी बात करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स नए लॉयर्स भी हैं। तो देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब भी हम अपील पे जाते हैं तो अपील हमेशा जो होता है वो, चाहे आप ट्रायल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आए या डिस्ट्रिक्ट से हाई या सुप्रीम कोर्ट पे जाए, अपील जब भी होती है वो लॉ पॉइंट पर ही होती है। ठीक है, फैक्ट्स पे कभी भी नहीं होती है, बिकॉज दैट इज़ द होल पॉइंट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गई है आपकी अपील तो फैक्ट्स का एक बहुत ही एक ये रहता है, मतलब इंपॉर्टेंस तो रहता है, ऐसे तो नहीं बोलूँगी बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन जो डिसीजन जो भी होगा वो लीगल पॉइंट पर ही होगा, फैक्ट्स पे ऊपर नहीं जाए। कितना लॉ को सही तरीक़े से ट्रायल कोर्ट ने माना है, नहीं माना है, लॉ क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं, उसके ऊपर पे अपील जाती है। तो लार्जली वो लॉ पॉइंट के ऊपर पे होती है। तो ये जजमेंट में क्या ऐसी बात बोली गई, चलिए बात है जजमेंट पे। तो जजमेंट का जो कॉस्ट टाइटल है वो ये है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सिविल अपील नंबर 3500/2024, बहुत ही लेटेस्ट है। रमाकांत बर्मन लीगल हेल्थ वर्सेस मोहम्मद महीम अली एंड अदर्स, ये कॉस्ट टाइटल है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है बेसिकली, तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ पोजीशन को लेकर ये केस डाला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लीगल पॉइंट पर है ना ये पूरा जजमेंट। तो मैं फैक्ट्स पर तो नहीं जाती हूँ, फैक्ट्स पर समझने की जरूरत है कि किस टाइप का केस था। तो ये रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस था, खास पोजीशन को लेकर यहाँ पर केस फाइल हुआ था। तो ये हुआ डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट से ये हाई कोर्ट पे गया। हाई कोर्ट में जो समझने की बात है, हाई कोर्ट ने यहाँ इस केस में 3 एडिशनल इश्यूज फ्रेम करे थे और उस पर उन्होंने डिसीजन दिया था। उसके बाद में मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। तो जब मैं हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, जब मैं इश्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो देखिए जब हम सिविल सूट चलता है तो इशू फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, और वो इशू के ऊपर में ही हमें अपनी गवाही करानी होती है। गवाही तो ऑब्वियसली फैक्ट्स पर ही होगी, लॉ पे तो नहीं होगी। तो जब इशू जब फ्रेम हुआ है तो इशू भी जो होगा फ्रेम वो भी फैक्ट्स पे होगा, लॉ पे तो नहीं होगा। लेकिन जब हम अपीलेट फॉरम में आ जाते हैं तो क्या हम लॉ पॉइंट पर काम करते हैं या हम फैक्ट्स पे काम करते हैं? हम लॉ पॉइंट पे करते हैं। तो जब यहाँ पे जो मेन जो मुद्दा आया था कि एक तो हाई कोर्ट ने 3 नए इश्यूज फ्रेम कर दिए थे, तो जो दूसरी पार्टी तो उसने कहा एक तो नया इश्यूज आपने फ्रेम कर दिया इस पर, दूसरा अगर आपने इशू फ्रेम किया है उसके पर आपने डिसीजन भी दे दिया है। इशू का जब भी फ्रेम होता है तो उस पर डिसीजन कैसे होगा? हमेशा उस पर गवाही होगी, है ना। गवाही होने के बाद दोनों साइड की गवाही होगी, दोनों साइड अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद पे ही वो डिसाइड होगी। हाई कोर्ट में तो गवाही करने का कोई प्रोविजन ही नहीं होता है। अगर आपने नया इश्यूज फ्रेम कर दिया तो वहाँ पे आपने दूसरी पार्टी को सुना कहाँ? दूसरी पार्टी ने अपना एविडेंस कहाँ पे वहाँ पे दिया है? तो जब दिया ही नहीं है तो आपने उस पर जो ऑर्डर जो दिया है वो ही गलत हो जाता है, मतलब प्रोसेस ही गलत हो जाता है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पैराग्राफ 11 से स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा लंबा ये ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन हाँ पहले 11 से पैरा 15 तक जो आता है वो यहाँ पर वो प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि जब भी हम कोई कोर्ट केस फाइल करते हैं, अपील हम फाइल करते हैं, तो जो ऑर्डर 41 का जो प्रोसेस है, जो सीपीसी का जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? वो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी होती है। मेमोरेंडम ऑफ अपील जब हम फाइल करते हैं तो एक बाकायदा उसका एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट आपको हमारे फिनिक्स वे लीगल जो वेबसाइट उस पर भी मिल जाएगा, बाकायदा वो फॉर्मेट होता है। और जब हम वो फॉर्मेट पे पढ़ते हैं ना, तो जो लिखना होता है जब हमें केस बनाने के टाइम पे, तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि इट इज़ बैड बाय लॉ, इट इज़ बैड बाय दिस। तो अधिकतर जो लैंग्वेज जो यूज़ होता है वो लॉ को लेकर ही होता है, फैक्ट्स को लेकर नहीं होता है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो खासकर जो पैरा 15 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इन व्यू ऑफ द अबव विदाउट एग्जामिनिंग द मेरिट्स ऑफ द केस
We deem it appropriate to set aside the impugned judgment and decree passed by the High Court in the second appeal and remand the same to the High Court for deciding the same afresh and in accordance with the law. While deciding the second appeal afresh, the High Court may reconsider the substantial question of law framed by it earlier and decide the same as in accordance with the law. और अगर हम पैरा 14 आते हैं, यहाँ जो मेन मुद्दा बोला गया पैरा 14 में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट नन ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट वेर ईदर रेज्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट और द अपीलेट कोर्ट, नन ऑफ द पार्टीज वाज गिवन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडिंग द एविडेंस ऑन द सेट इशू. It is a well settled principle of law that the court cannot create any new case at the appellate stage for either of the parties, and the appellate court is supposed to decide the issue involved in the suit based on the pleading of the parties. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली पैरा 14 में बोला गया है कि अपीलेट फॉरम कोई नया केस नहीं बना सकता है. जो ट्रायल कोर्ट से आया आपको उसी पे रहना है. नया केस कैसे बनेगा? जब आप नया इश्यूज डाल दोगे तो नया केस का रूप वो ले सकता है. आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इश्यूज फ्रेम करते हो तो कहाँ पे प्रोविजन है अपील में एविडेंस कराने का? कोई प्रोविजन तो है नहीं, सीधे हियरिंग होती है दोनों पार्टीज़ की. तो आप अपील फॉरम में एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि कोर्ट नया केस नहीं करेगा, कोई नया इशू फ्रेम नहीं कर सकता एट द स्टेज ऑफ अपील. और उसके बाद ये मैटर वापस हाई कोर्ट पर चला गया विद अ क्लियर कट डायरेक्शन कि यू कांट डू इट. आप ये नया इश्यूज आप फ्रेम नहीं कर सकते हो. जो ट्रायल कोर्ट से जो मैटर चल कर आया है आप उसी पर सुनिए, उसी पर पढ़िए, उसी के आधार पे आप अपना ऑर्डर फाइल करें. तो ये बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन अगर हम बोले ऑर्डर 41 का, मेमोरेंडम ऑफ अपील का अगर हम बोले तो करते हैं. बहुत बार ये आता भी एज ए प्रैक्टिकल, एज ए लॉयर हम फेस करते हैं कि क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये चीज़ तो मेरे ट्रायल कोर्ट पर नहीं बोला कि आप अपील में आप उसी को डाल दो. नहीं डाल सकते हम, लॉ अलाउ नहीं करता है हमें डालने के लिए. कोई जो भी आपके जितने भी फैक्ट्स थे वो आपको ट्रायल कोर्ट में ही देने होते हैं. उसके गवाही भी आपको ट्रायल कोर्ट पे. अपील कोर्ट में सिर्फ लॉ पॉइंट पर ही आर्गूमेंट ज़्यादा होता है, लॉ के इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा आर्गूमेंट होता है. तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.